नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैंने सुबह में प्रॉमिस किया था कि आप सभी के लिए 70 बीपीएससी मेंस के रिजल्ट से 71 एंड 72 के लिए क्या सीख है, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो वही यह वीडियो होगा। कल बीपीएससी मेंस का रिजल्ट आया 70 का और उसमें करीब में 5400 से ज़्यादा बच्चे सफल हुए हैं और उसके साथ में ही 15,000 के करीब बच्चे जो हैं वो बाहर भी हुए हैं। अगर ध्यान देंगे तो 15,000 करीब में बाहर हुए हैं और 5,400 ही सफल हुए हैं। एग्जामिनेशन 3,80,000 बच्चों ने दिया था, तो 3,80,000 से 20,000 पर आए, 20,000 से अब 5,400 पर आए हैं और वहाँ से जितना फाइनल सिलेक्शन होना होगा उतने पर हम लोग आ जाएंगे। ये पूरा इसका प्रोसेस होता है। आज जिस चीज़ पर हम लोग बात करेंगे कि 70 बीपीएससी मेंस में जिन बच्चों का मेंस एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, उनसे जो मैंने बात किया है, उनका जो मैंने एनालिसिस लिया है, उनमें से बहुतों के कॉपीज़ पढ़े हैं या फिर जो बच्चों का ट्रेंड मैं देखता हूँ तैयारी करने के दौरान, उससे जो क्रक्स निकलता है उसी चीज़ पर हम लोग बात करेंगे। 71 के लिए थोड़ा सा मैं गाइड कर दूंगा और 72 के लिए आपको थोड़ा सा रास्ता दिखा दूंगा। 70 बीपीएससी मेंस में जिनका नहीं हुआ है उनके लिए सबसे ज़्यादा मैं सवाल जो पूछा मैंने कि क्या आपका डीआई गलत हुआ है क्या? बहुत सारे बच्चों ने बोला कि उनका डीआई गलत हो गया है। जिनका डीआई सही था मैंने पूछा निबंध कैसा गया, तो निबंध उनका अच्छा नहीं गया था। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनमें से मैं कह रहा हूँ। उसके बाद वो जो तीसरा कारण बताते हैं कि GS2 अच्छा नहीं गया था। चौथा कारण जो है वो है ये कि वहाँ पर सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाए। एक कॉमन सवाल बच्चे पूछते हैं जब भी वो तैयारी के लिए मुझसे जुड़ते हैं कि आपके पढ़ाए हुए से लड़ता है क्या एग्ज़ाम में? ये लड़ाने वाला जो चलन है ना, इसी ने बीपीएससी बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान किया है। क्वेश्चन लड़ाने वाला। प्रीलिम के समय में 70 बीपीएससी प्रीलिम के समय में कुछ कोचिंग के सवाल बहुत सारे आए थे, जिसके बाद से उन्होंने बहुत सारे कोचिंग प्रचारित किया कि पढ़ोगे कहीं से आएगा यहीं से, इस टाइप का। तो लड़ाने वाला कल्चर जो है ना, इसने बीपीएससी के बच्चों को सबसे ज़्यादा बर्बाद किया है। आप प्रीलिम जैसे ही अभी पास हुए 71 के बच्चे दौड़ते हैं कि टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेते हैं, फिर पूछते हैं सीनियर से कि एडुटेरिया के टेस्ट सीरीज़ से लड़ता है क्या, या किसी दूसरे KGS के टेस्ट सीरीज़ से लड़ता है क्या। अलग अलग जितने मार्केट में टेस्ट सीरीज़ हैं उनको लगाएंगे, फिर बोलेंगे लड़ता है क्या किसी भी से। अगर किसी से नहीं लड़ा तो ये जो ट्रेंड है ना, इसी के कारण से बहुत सारे बच्चे बाहर होते हैं। भीड़ बनना, भीड़ का हिस्सा बन जाना, लड़ाने वाले कल्चर में जब शामिल हो जाते हैं आप। तो सिलेबस से लड़ता है, किसी भी टेस्ट सीरीज से लड़े ना लड़े, किसी कोचिंग के पर्टिकुलर लड़े ना लड़े, लेकिन सिलेबस से लड़ता है हर साल सवाल। लड़ने वाली भाषा जो आप बोल रहे हैं उसी भाषा में जवाब दे रहा हूँ। लड़ने वाली भाषा, सिलेबस से लड़ता है हर साल। सारे के सारे सवाल 100% सवाल एक सोर्स से लड़ता है, वो है सिलेबस। अगर आपने सिलेबस पर कमांड किया तो आपके सारे क्वेश्चन लड़ जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में। नहीं तो आप एक की जगह पर 4 कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ लगा लीजिए, अगले साल फिर से यही होने वाला है कि नहीं हो पाया, क्योंकि जो पढ़ के गए थे वो पूछा नहीं, क्योंकि आपने वही पढ़ा था जो आपके टेस्ट सीरीज़ में सवाल डाल करके दिए गए थे। तो उसी चीज़ पर हम लोग बात करेंगे, क्या करें और क्या ना करें, इसको ज़रा मैं बता दूंगा आपको, ताकि जिन बच्चों का 71 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन है वो समय रहते सचेत जाएं। आज का डेट मान ली वैसे 17 दिसंबर है, अगर हम लोग 15 दिसंबर मान लेते हैं तो 15 मार्च के बाद आपका एग्जामिनेशन संभावित है। यानी कि 90 डे है अपने पास में। 15 दिसंबर से 15 जनवरी, 15 जनवरी से 15 फरवरी, 15 फरवरी से 15 मार्च। उसके बाद भी 4-5 दिन आपको मिलेगा ही, क्योंकि मार्च के अंत में आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। 90 दिन दिया गया है। मुझे नहीं लगता कि बीपीएससी में हाल फिलहाल में इतना लंबा समय कभी भी दिया जाता है मेंस एग्जामिनेशन के लिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको सही से यूटिलाइज करें और वो ना करें जो सब कर रहे हैं। मेंस एग्जामिनेशन में कोई आप अगर अच्छा लिख रहे हैं तो उससे कंपटीशन में आप शामिल नहीं हो जाते हैं। अगर दूसरे आपसे बेहतर लिख रहे हैं तो वो पहले आएंगे, आप पीछे से बाहर हो जाएंगे। इसलिए बेहद ज़रूरी होता है कि एक सही रणनीति में सही चीज़ों को किया जाए, ताकि एग्जामिनेशन में आपका कोई भी हिस्सा कमज़ोर ना रहे। मैंने अभी आपको गिनाया 4 मुख्य रूप से जो कमियां आई हैं बच्चे जिनका नहीं हुआ है,
उन्होंने बताए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनका सब कुछ अच्छा था फिर भी नहीं हुआ है, वो मैं जानता हूँ। पहला है DI, दूसरा है निबंध, तीसरा है GS2 और चौथा है कि सवाल छूट गए, लिख ही नहीं पाए पूरा पेपर। ये 4 कारण हैं जिसके कारण से बच्चों के मेंस एग्जामिनेशन खराब हुए हैं। DI कठिन था, निश्चित तौर पर था, लेकिन बाकी जो पेपर था वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही था। किसी का GS1 में हिस्ट्री वाला सेक्शन खराब नहीं जाता है, वो हर किसी का अच्छा जाता है, क्योंकि सब उसी ऊपर के ज़्यादा PYQ से आता है, सारे करके खुश होकर के आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, ज़रा समझते हैं। सबसे पहला सवाल जो 71 BPSC के बच्चों के लिए मैं बोलूँगा, टेस्ट सीरीज़ की जो आप बात कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ के पीछे जो आप इतना सारा भाग रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ लगाने से पहले की कुछ तैयारी होती है। टेस्ट सीरीज़ तभी लगाया जाता है जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो। प्रीलिम का आप लगा रहे हो या मेंस का लगा रहे हो, नहीं तो उसको नहीं छूना होता है। अगर आप ये गलती करें कि टेस्ट सीरीज के जरिए मैं सिलेबस कंप्लीट करूंगा, तो नहीं होगा आपका कंप्लीट, कभी भी नहीं होगा। क्योंकि एक टॉपिक से 7 से 8 सवाल मिनिमम बन सकता है, और आपने टेस्ट सीरीज में एक टॉपिक से 1 से 2 सवालों का प्रैक्टिस किया है। लेखन शैली डेवलप ही नहीं होगा, सोचने का तरीका डेवलप ही नहीं होगा, वही आप रटे रटाए टॉपिक पढ़ के जाएंगे। पूछा कुछ भी, लिखेंगे कारण परिणाम। पूछेगा कि भाई क्या योगदान है, लिख करके आएंगे कि भाई साइंस एंड टेक क्या होता है। बहुत सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग वाले, बहुत शानदार आंसर, उनका देखेंगे तो लगेगा कितना सुंदर लिखा है, लेकिन पढ़ेंगे तो पता चला ये तो कुछ नहीं है इनके आंसर में। पूछा गया है क्या और लिखा है क्या। तो सबसे पहला जो है वो होना चाहिए सिलेबस। इससे पहले कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर आप मेंस एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं अप्रैल में, मार्च में, तो सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। GS1 के जितने टॉपिक हैं, GS2 के जितने टॉपिक हैं, सब्जेक्ट वाइज एक एक को पढ़ना है। 6 मंथ के करंट अफेयर पर कमांड हासिल करना है। कमांड हासिल करने का तात्पर्य होता है कि 6 मंथ के करंट अफेयर के किसी भी टॉपिक से सवाल पूछा जाए तो आपको लिखना आना चाहिए। कुछ पॉइंट पढ़े होंगे, कुछ पॉइंट आप अपने मन से कंस्ट्रक्ट करेंगे और वहीं पर उसको लिखेंगे। ये होता है कमांड का तात्पर्य। 6 मंथ का करंट अफेयर पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स में बिहार स्पेशल और केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं, ज्योग्राफी के स्टैटिक टॉपिक हैं, उसके अलावा बिहार स्पेशल के कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो ये होता है कंप्लीट कमांड का मतलब कि उस टॉपिक पर आंसर लिखने आना चाहिए। कुछ बृहद टॉपिक होते हैं, कुछ शॉर्ट टॉपिक होते हैं, लेकिन लिखने तो आना ही चाहिए। ये होता है कमांड का तात्पर्य। तो जरा टेस्ट सीरीज का भ्रम पहले बच्चों का दूर करते हैं। जब आपका सिलेबस पूरा हो तभी इसको टच करें, ना तो नहीं तो मत करें। किसी का भी टेस्ट सीरीज मत करें। मैं भी कोई टेस्ट सीरीज नहीं चलाता हूं। मैं तो बच्चों को टारगेट देता हूं कि ये 4 टॉपिक पर हो, 4 टॉपिक का 3 दिन बाद टेस्ट लूंगा बस। क्योंकि एक बार जब सिलेबस हो गया ना, तब फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लगाइए तो आपको मज़ा आएगा कि हाँ यार मैंने पढ़ा है, अब 3 घंटे मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ। नहीं तो मुझसे पूछिए, टेस्ट सीरीज में जानता हूँ क्या होता है। 80% इससे ज़्यादा, अगर 100 बच्चा टेस्ट सीरीज देने 80%, अगर 20 सवाल हैं तो उसमें से 10 से 11 लिखते हैं, बाकी लिख ही नहीं पाते हैं। अगर आ रहा है तो, नहीं तो 8 से 9 सवाल तक भी नहीं पहुंच पाते हैं बच्चे। मुझसे पूछिए ना, मुझे बहुत सारे टेस्ट सीरीज की कॉपीज़ मैंने देखी है भाई। बहुत सारे मेरे सर्कल में लोग रहते हैं जो बैठ के मेरे बगल में दिन भर टेस्ट सीरीज ही चेक करते हैं। तो मैक्सिमम कॉपीज़ में 5 सवाल, 6 सवाल, 8 सवाल, 20 में से 10 तो बहुत हो गया। एक आध कोई कॉपी होती है, 5 से 6 कॉपीज़ अगर मैं बोलूँ आपको तो 5 से 6% कॉपीज़ मात्र होती है जिस पर 20 के 20 सवाल लिखे होते हैं और सही लिखे होते हैं। नहीं तो नहीं लिखा होता, आधे अधूरे सवाल लिखे हैं, किसी का कंक्लूजन नहीं लिखा, इंट्रो नहीं लिखा, किसी का मेन बॉडी मिसिंग है, और वो मिसिंग ही रह जाता है अंतिम टेस्ट सीरीज तक, क्योंकि आपका स्पीड ही मैच नहीं हुआ, आपने पढ़ा ही नहीं है, कंटेंट ही नहीं है, तो कहाँ से होगा। तो सबसे पहले टेस्ट सीरीज से ज़्यादा पहले क्या ज़रूरी है भाई कि आपका सिलेबस पूरा हो, करंट पूरा हो, और उसके साथ साथ आप फिर करंट पढ़ते जाएं, क्योंकि एग्जामिनेशन से पहले तक ये करंट पूछा जाता है, फिर आप टेस्ट सीरीज लगाएं।
दूसरा, जब आपका लेखन शैली अच्छी हो, मतलब आपको लिखना आता हो, आपका स्पीड अच्छा हो, स्पीड यानी कि 6 से 7 मिनट में, 6 मिनट मैक्सिमम होता है, 6 मिनट तक में, इससे भी कम समय में आपको करना पड़ सकता है एग्जामिनेशन में, शॉर्ट आंसर आप कंप्लीट कर लेते हो, 20 मिनट तक मैक्सिमम आपके लॉन्ग आंसर कंप्लीट होते हों, ये आपका स्पीड होना चाहिए। हाँ, किसी सवाल में 25 भी लगेगा, किसी सवाल में 15 मिनट भी लगेगा, तो ये एक अलग तरीका होता है, क्योंकि कंटेंट वाइज, सवाल वाइज थोड़ा थोड़ा तो डिफरेंस होता ही है, लेकिन आपका स्पीड अच्छा होना चाहिए, है ना। और ये कब होता है, जब तीसरी शैली आपके अंदर में होगी, खुद से लिखने की क्षमता, नहीं तो नहीं आएगा स्पीड। जैसे ही आप सोचने वैसे आपका स्पीड गायब हो जाएगा, जैसे ही आप सोचने बैठेंगे आपका स्पीड आएगा ही नहीं। पूछिए मेंस जो दे करके आए उन बच्चों से कि उनका एग्जामिनेशन में समय सबसे ज़्यादा कहाँ पर जाता है, तो बोलेंगे कि आंसर को सोचने में सबसे ज़्यादा समय जाता है। किन चीज़ों पर कमांड करना है टेस्ट सीरीज से पहले, सिलेबस, लेखन शैली, सोच के लिखने की क्षमता, स्पीड अपने आप आ जाएगा। और अगर फिर भी स्पीड नहीं आ रहा है तो टाइमर लगाइए, टेबल कुर्सी लेकर के घर में बैठ जाइए या लाइब्रेरी में और लिखिए बैठ करके कि कितना लिखते हैं 1 मिनट में, देख करके कितना लिख पाते हैं। तो ये सबसे मेन 3 चीज़ होता है बंधुओं, उसके बाद ही आप टेस्ट सीरीज़ देना, नहीं तो मत देना। कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, टेस्ट लगा करके उसका मॉडल आंसर पढ़ करके कुछ नहीं हासिल होगा आपको, ठीक है। दूसरा जो है, बच्चों को पूछे जाती है राइटिंग, आंसर राइटिंग कितना करें और सिलेबस पढ़ने पर कितना समय दें। 71 बच्चों के लिए भी बात करें, इसके बाद 72 पर आएंगे हम लोग। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अभी के दौरान मेंस से पहले पढ़ना। अगर आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो 7 घंटे आपको स्टडी करना चाहिए, मात्र 2 से 3 घंटे, 2.5 घंटे, 2 घंटे आप लिखने पर दीजिए, DI प्रैक्टिस पर दीजिए, या जो भी आपको करना है उस 2 घंटे। बाकी समय पढ़ना होता है, सिलेबस को डिटेल में चार्ट जाना होता है, करंट अफेयर को डिटेल में चार्ट जाना होता है। 70-30 का रेशियो होता है, वो भी उन बच्चों के लिए जिनको लिखना अभी तक नहीं आता। ऐसे हैं बच्चे हमारे बिहार में जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया, लेकिन पता ही है किस प्रकार कॉलेज है, वो क्वांटम वाला आदत है ना, कि क्वांटम गेस्ट पेपर से लड़ाने वाला, तो इसीलिए वो यहाँ पर भी लड़ाने का काम करते हैं। ऐसा नहीं होता है, उनकी लेखन शैली नहीं बन पाती है, क्योंकि रट के गए, उल्टी करके आ गए, है ना। तो वो भी इनके लिए होता है ना, जिनको लिखना अभी सीख रहे हैं, स्पीड बना रहे हैं, राइटिंग स्किल को डेवलप कर रहे हैं, उनका होता है कि आप दिन के 30% समय जो है वो लेखन पर में दीजिए। नहीं तो जिनकी स्पीड बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छी स्किल है राइटिंग की डेवलप करने, बहुत अच्छी हो गई, शब्दावली उनका अच्छा खासा है, तो उनको डेली लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। आप सप्ताह में 3 दिन लिखिए, 2 घंटे करके, 2.5 घंटे करके, तो भी आपका इनफ हो जाता है। क्योंकि कंटेंट सबसे पहले होगा, तभी तो एग्जामिनेशन में कुछ लिखेंगे ना महाराज, नहीं तो कहाँ से लिखेंगे। तो ये दूसरा जो आपको काम करना है कि 70-30 का रेशियो रखना है। 71 BPSC के लिए मैं कह रहा हूँ, जिसमें आप 70% समय अपना अध्ययन पर में दें, कंटेंट पर में दें, 30% समय ही लेखन पर में दें। वही आपका लेखन शैली बहुत अच्छा है, टेस्ट सीरीज़ में आप सारे के सारे सवाल लिखते हैं, आप घर पर कोई टेस्ट मैं लेता हूं तो उसमें सारे लिखते हैं, तो आप फिर डेली लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपका शौक़ नहीं है तो 1 आध घंटा लिख लिया, ज़्यादा से ज़्यादा। आप पढ़ने पर में ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, करंट को पढ़ें, GS को पढ़ें, बाकी सप्ताह में 2-3 दिन में लिखेंगे तो भी चलेगा। निबंध पर में अब आते हैं। निबंध, जिनको निबंध राइटिंग नहीं आती है, 90 दिनों में आप निबंध बहुत अच्छा से सीख सकते हैं, बशर्ते कि आपके अंदर गलतियां करने का हैबिट हो। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। निबंध लिखिए, गलती कीजिए, कटवा लीजिए, पूरा जीरो कर लीजिए, काट के कोई जीरो कर दे मेरे जैसा इंसान, फिर आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। बहुत सारे बच्चे जिनका मेंस हुआ है उनकी कॉपी काट काट के जीरो की है मैंने। तो प्रैक्टिस का चीज़ है निबंध, और कंटेंट का चीज़ है, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा। निबंध पर डेली ध्यान देना है। अगर डेली नहीं दे पाते, सप्ताह में 2 से 3 निबंध जरूर लिखिए अभी से ही। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, निबंध की संख्या बढ़ानी है, फिर कोशिश करना है कि डेली 1 आध निबंध लिखा जाए। 1 घंटा तो लगता है एक निबंध लिखने में, एग्ज़ाम में भी इतना ही लगना चाहिए, 1 घंटा से कम समय लगना चाहिए, 50 मिनट लगना चाहिए एग्ज़ाम में भी,
कितना, 50 मिनट का रेशियो होता है। क्यों होता है? क्योंकि 10 मिनट आप उस निबंध को फ्रेम करेंगे। ठीक है। तीसरा जो हिस्सा है अभी बच्चों को करना चाहिए वो है PYQ एंड DI। DI प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कृपया मैथमेटिक्स से, भले आपने PhD किया हो, आपका मास्टर्स डिग्री हो मैथमेटिक्स में, या फिर आपने बैचलर डिग्री बिल्कुल मैथमेटिक्स से ही किया हो, तो भी DI को समय दें, क्योंकि एक आंकड़ा इधर का उधर हुआ बिना प्रैक्टिस के तो पूरा DI गलत हो जाता है। जिन बच्चों को पता होगा उन्हें पता होगा ये चीज़, जिन्होंने हल किया है। पिछली बार बच्चों के इसलिए ज़्यादा गलत हो गए GS1 में, उन्होंने अच्छे से नहीं लिखा क्योंकि उनके DI में 1.25 घंटे तक लग गए। ऐसी गलती ना हो इसके लिए प्रैक्टिस। तो मैंने क्या बताया है, टेस्ट सीरीज से पहले सिलेबस में भी 70-30 का रेशियो रखना है। 70% समय पढ़ाई पर, 30% राइटिंग पर देना है। स्किल डेवलप करनी है, सोचने की क्षमता डेवलप करनी है, सोच करके लिखने की, और टाइम मैनेज के साथ में लिखना है कि जब आपका सिलेबस पूरा हो, आपकी लेखन शैली अच्छी हो, खुद से लिखने की क्षमता हो, तो आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। इसलिए मैंने हमेशा ही बोला एग्जामिनेशन से आप, जैसे मान लीजिए अप्रैल में आपका, मार्च लास्ट में आपका एग्ज़ाम है, तो आप जनवरी लास्ट में, फरवरी के आसपास में टेस्ट सीरीज करें। 15-20 दिन लगाएं टेस्ट सीरीज, बस हो गया, रख दीजिए उसको रिवाइज कर लीजिए, इनफ है वो। एक कोई भी उठा लिया, मार्केट से खरीद लिया, लगा लिया, बात ख़त्म हो गया। इस तरह से होता है। ठीक है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। सबसे पहला फोकस सिलेबस में भी क्या बताया मैंने, PYQ को फोकस कीजिएगा। सब्जेक्ट वाइज एक भी सब्जेक्ट कमज़ोर नहीं रहना चाहिए। साइंस एंड टेक हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैं बताऊंगा डिटेल टॉपिक भी सबके बताऊंगा मैं अलग अलग वीडियो में। ज्योग्राफी हो गया, उन सभी को टारगेट करना है। डेली 2 से 3 घंटा, जिनकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है, जो लिखना सीख रहे हैं 71 के लिए, उनको लिखना ही है। बाकी समय पढ़ने पर देना है, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो लिखेंगे क्या। ओके। करंट अफेयर 6 मंथ बिल्कुल चाट जाना है। चाटने का मतलब होता है बिल्कुल खा जाना है उसको, कि कुछ भी पूछो इसमें से मैं तो लिख के आऊँगा, इस तरह की स्थिति होना चाहिए। अपनी क्षमता से भी लिखना है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछे SIR के बेनिफिट और नुकसान क्या है, तो SIR के बारे में बस जानकारी होनी चाहिए। बाकी बेनिफिट और इसके नुकसान जो हैं वो रटने का पॉइंट नहीं है, वो अपने दिमाग में आना चाहिए कि भाई बेनिफिट ये होगा कि दोहरीकरण नहीं होगा, डुप्लीकेसी नहीं होगी, लोकतंत्र थोड़ा साफ़ सुथरा होगा, नए लोग ऐड होंगे, प्रवासी जो हमारे देश में घुसपैठी हैं वो बाहर होंगे। इस प्रकार की चीज़ें अपने आप ही मन में आनी चाहिए। सोचने की क्षमता डेवलप होनी चाहिए। ये पढ़ने की चीज़ नहीं है, ये सोचने की चीज़ है ना। नुकसान क्या हो सकता है भाई, बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से दबाव बन रहा है सरकार के ऊपर में, सरकारी कर्मचारी के ऊपर में दबाव बन रहा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका कागज़ पत्री डॉक्यूमेंट वगैरह खो गया है, तो वो कैसे अरेंज करेंगे। नागरिकता प्रूव करना आसान नहीं होता है, कैसे प्रूव करेंगे लोग, तो ये कुछ कमी आप बता सकते हैं। डिजिटलाइज नहीं है प्रोसेस, इसलिए प्रवासियों को जाकर के वहाँ पर SIR करवाना पड़ता है। ये कोई कुछ भी इसमें ऐसा था जो आपको पढ़ना पड़े किताब खोल करके। आप SIR को समझिए, उसके पॉइंट अपने आप आपके मन में आ जाने चाहिए। मैं इस स्थिति की बात कर रहा हूँ, तब आपको एग्जामिनेशन में मज़ा आएगा लिखने में, टेस्ट सीरीज में मज़ा आएगा लिखने में। जैसे आज ही मैंने पढ़ाया है जो बच्चों को टॉपिक, एक शांति बिल करके, तो भाई प्राइवेट प्लेयर्स अगर आ रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी में बनाने में, तो उसके क्या फ़ायदा हो सकता है। एक बार पढ़ा, उसका विश्लेषण कीजिए, फिर अपने मन से पॉइंट्स बनाए कि क्या क्या हो सकता है, क्या उसके नुकसान हो सकते हैं। तब आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, रटना नहीं पड़ेगा आपको। इतना सारा जो बर्डन दिखता है ना, हल्का दिखने लग जाए, क्योंकि आप अपने पॉइंट्स बना रहे हैं। समझिएगा जिस इशू पर मैं ले जाना चाहता हूँ उसको। ओके। अगर लिखना आता है तो स्पीड भी अच्छी है, तो डेली की जगह पर वीक में 2-3 दिन आप राइटिंग प्रैक्टिस दे सकते हैं। बाकी समय पढ़ने पर ध्यान देना है। पहला लक्ष्य सिलेबस कंप्लीट करना। 72 पर आते हैं, 71 के बच्चों का मैंने बता दिया है। और भटकना नहीं है। बाजारवाद में तमाम तरह की चीज़ें उपलब्ध हैं जो आपको डाइवर्ट करेंगी। अपनी स्ट्रेटजी, अपना तरीका, अपना पाबंद लेकर के चलना है कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है। ठीक है। 72 BPSC के लिए आते हैं। 72 BPSC की अगर हम लोग बात करें तो आपके पास में दिसंबर का यह महीना चल रहा है भाइयों बहनों, और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अगला 5 महीना, 5.5 महीना मान करके चल सकते हैं। आपके पास सब कुछ करने के लिए मात्र 5.5 महीने ही बचे हुए हैं। आपको दिख रहा होगा कि 1 साल अभी समय है, नहीं है 1 साल, 5.5 मंथ ओनली।
मई महीने के अंत में जून महीने में नोटिफिकेशन आ जाता है। नोटिफिकेशन आने के बाद कितना भी आपको मैं बोल लूँ कि भाई प्रीलिम के साथ मेंस की तैयारी करो, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी लोग प्रीलिम की तैयारी करते हैं और जायज़ भी है बीपीएससी के पैटर्न को देखते हुए कि भाई लास्ट के 3-4 महीने तो कम से कम प्रीलिम के लिए दिया जाए। इसलिए मात्र 5.5 महीने आपके पास बचे हुए हैं। ये सितंबर से समय गया ना, वो सारा निकल गया, है ना। तो 5.5 महीने में आपको क्या क्या करना है, तो सबसे पहला जो काम करना होता है मेंस प्रैक्टिस। सिलेबस वाइज जो मैं करवाता हूँ आंसर राइटिंग के दौरान बच्चों से, टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक देता हूँ कि भाई ये टॉपिक पॉलिटी का हो गया, इससे जुड़े हुए आंसर राइटिंग हम लोग करेंगे, आप इसको पढ़िए। मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, उससे पढ़िए, या फिर आप बुक से पढ़िए, एम लक्ष्मीकांत से पढ़िए, जो भी आपका स्रोत होता है, स्रोत भी बता ही देता हूँ मैं, उससे पढ़िए। और डेली कम से कम एक लिखना है। जीवन मतलब कुछ भी, सांस ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, पृथ्वी घूम रही नहीं घूम रही, एक आंसर तो लिखना ही है। वीक में एक निबंध तो लिखना ही है। ये होता है तैयारी का तरीका, कंप्लीट तैयारी। नहीं तो प्रीलिम के बाद फिर आप भागेंगे, टेस्ट सीरीज़ ले लेते हैं, फलाना सर का टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो गरीबों को पढ़ाते हैं, तो फिर आपकी लंका लग जाएगी। ऐसे नहीं होता है तैयारी। मेंस प्रैक्टिस करना है डेली कम से कम एक, और उसके हिसाब से सिलेबस को टॉपिक वाइज टारगेट वाइज, मंथली वीकली टारगेट वाइज टॉपिक वाइज मेंस प्रैक्टिस करते हुए, डेली आंसर का राइटिंग करते हुए आपको बढ़ना है पीवाईक्यू के साथ में। खुद से लिखें, मैं एक लिखवाता हूँ, खुद से लिखें, आप पीवाईक्यू लिखें, खुद से सॉल्व करें उसको। मैं 72 के लिए वीडियो लाऊंगा, बिल्कुल जीरो से कैसे शुरुआत करें उसके लिए, ठीक है। एक थोड़ा सा अगर आप एडवेंचर करना चाहें तो मैं आपको बोलूँगा कि कोशिश कीजिए, बहुत सारे बच्चों को मैंने पिछली बार ही बोला था, कोशिश कीजिए कि आप ये मान करके चलिए कि आपका भी अप्रैल में मेंस है और उससे पहले मेंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर जाइए। फिर देखिए आपका कॉन्फिडेंस कहाँ पर जाता है। जिनका 72 है मैं उनके लिए कह रहा हूँ, है ना। तो अभी तो बच्चे AEDO में ही लगे हुए हैं, उससे फ्री होंगे, फिर उसके रिजल्ट में 10 दिन उनका जाएगा कि भाई AEDO में नहीं हुआ, उसके बाद फिर वो बढ़ेंगे, तब तक फरवरी मार्च आ जाएगा, और उसके बाद फिर 1-1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद आपका नोटिफिकेशन। यही तो होता है आप सभी के साथ। तो डेली 1 से 2 सवाल, इसमें पीवाईक्यू को भी लिख सकते हैं। मेंस के लिए टॉपिक वाइज सिलेबस वाइज पढ़ना है, जैसे पॉलिटी आज 4 टॉपिक पढ़ना है, कल 5वां टॉपिक पढ़ना है, परसों 6ठा टॉपिक पढ़ना है, तरसों 7वां टॉपिक पढ़ना है। डेली एक 2 आंसर राइटिंग सभी टॉपिक से करना है, और उसके साथ में पीवाईक्यू जो इन टॉपिक से पूछे गए हैं उसको मुझे देखना है, पढ़ना है, समझने का प्रयास करना है। वीक में कोई एक दिन, मैं जनरली बृहस्पतिवार या सैटरडे को मैं निबंध देता हूं, आप जनरली किसी भी दिन एक निबंध मुझे लिखने की कोशिश करना है। भले आज मैंने 1 पेज ही लिखा, बहुत ख़राब लिखा, इतना ख़राब कि खुद ही फाड़ के फेंक दिया, लेकिन लिखना ज़रूर है। ये शुरू करना पड़ेगा आपको, तभी जा कर के होगा। मैं कितना भी निबंध पढ़ा लूँ, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। वीक में कम से कम 1 निबंध, और डेली करेंट अफेयर, डेली 1 न्यूज़पेपर का वीडियो तो देखना ही है। आप मेरा मत देखिए, आप किसी और का देख ले जिनका आपको पसंद हो, लेकिन 1 न्यूज़पेपर का करेंट अफेयर तो देखना ही है, और मंथली मैगजीन से 1 घंटा डेली पढ़ना है। बस ये शुरुआत करना होता है 72 का। इसके लिए मैं अलग से भी वीडियो डालूंगा। सीख क्या रही, अब सीख क्या रही, इस पर तो आए ही नहीं। अब आते हैं सीख पर। 5 मिनट का ही सीख है, लेकिन वो बहुत कुछ आपको समझाएगा। पहला सीख, सवाल की समझ। कुछ कॉपीज़ हैं मेरे पास, लेकिन मैं बच्चों की बहुत इज्जत करता हूँ, उनकी प्राइवेसी की, इसलिए जो बच्चे फेल होते हैं वो भी हमारे ही स्टूडेंट्स हैं, इसलिए मैं कभी भी आपको नहीं भेजूँगा उनकी कॉपीज़। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, बच्चों ने क्या लिखा है, आपको पढ़ के अफसोस होगा कि ये क्या कर दिया इसने। अब रिज़ल्ट से ठीक पहले कॉपीज़ भेजते तो उनको बोल भी नहीं सकते भाई अभी रिज़ल्ट आने वाला है, पहले से ही क्यों डराना। क्या लिखा होता है उन्होंने, सवाल पूछा जाता है, कुछ भी सवाल पूछा है कि इसरो का महत्व लिखिए, और आपने क्या लिखा है, कुछ भी। सवाल पूछा है कि कंप्यूटर का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में क्या योगदान है, और आप लिख रहे कंप्यूटर क्या है। कहाँ से मार्क्स मिलेगा आपको। सवाल लड़ने से थोड़ी न हो जाएगा बंधुओं। सवाल की समझ।
जो पूछा है उसी को लिखना है बस। अगर 1857 का कारण परिणाम पूछा गया है और आप लिखेंगे कि भाई 1857 का प्रकृत, तो नंबर नहीं मिलेगा। पेज भरुआ वाला नंबर यहाँ पर नहीं मिलता है, ग्रेजुएशन वाला। तो अगर पूछा है प्रकृत, नेचर पूछा है 1857 के विद्रोह का, तो आपको नेचर लिखना होगा। आप कारण परिणाम में पेज भर करके आ जाएंगे, नहीं देगा मार्क्स। चेक करने वाला बेवकूफ़ है क्या? दिन भर में कम से कम 150 कॉपी से गुजरता हूँ मैं। पहली नज़र पता चल जाता है कि इसने क्या लिखा है, ये क्या समझ रहा है, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है ना। तो वो गलती कभी भी नहीं करनी है, यानी कि सवाल की समझ डेवलप करना है। जो पूछा है वो लिखेंगे, नहीं आ रहा है तो उसको पढ़ेंगे फिर लिखेंगे, गलत नहीं लिखना है। अभी प्रैक्टिस के लिए मैं कह रहा हूँ, कंप्लीट तैयारी करेंगे, भले कोई भी सब्जेक्ट हो। ये रोना नहीं रोना है कि मुझे समझ में नहीं आता, मुझे याद नहीं होता फैक्ट याद नहीं होता, तो कृपया तैयारी छोड़ करके घर जाएं, खेती कृषि करें, बहुत अच्छा करियर है उसमें। याद नहीं होता तो याद करें, जैसे होता है वैसे करें, सरपटक के होता है जैसे होता है करें, कोई और ऑप्शन ही नहीं है आपके पास में। आप अगर याद नहीं करेंगे तो कोई और याद करने वाला आएगा और बीपीएससी उसे सेलेक्ट करेगी। कमी थोड़ी ना बच्चों की यहाँ पर, आपसे बेहतर कैंडिडेट दसियों खड़े हैं यहाँ पर, आपकी एक कमी नहीं आई, आपको निकाल बाहर किया जाएगा। डीआई को कम मानना बहुत बड़ी गलती की है, आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, डेली कीजिएगा प्रैक्टिस, इतनी अच्छी प्रैक्टिस कि भाई गलतियाँ ना हो और स्टेप वाइज सॉल्व करें। निबंध को कम मत मानिएगा, ऐसा नहीं कि जीएस पढ़ लिया है निबंध तो हो ही जाएगा अपने आप, कभी भी नहीं होगा। नहीं होने की गारंटी मेरी रही। पढ़ाया टॉपिक जो आपको मैं अभी पढ़ाऊंगा उसका निबंध अभी दूंगा। कितनी भी अच्छी लेखन शैली होगी, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो नहीं लिख पाएंगे आप 8 पेज। 4 पेज तक जाते जाते आप भूल जाएंगे आगे क्या लिखना है, बिल्कुल ब्लैंक। नहीं होगा का मतलब नहीं होगा। प्रैक्टिस अनिवार्य होता है, फ्लो अनिवार्य होता है, प्रैक्टिस से ही वो चीज़ डेवलप होता है। राइटिंग स्पीड, सवाल एग्जामिनेशन में छूटना सबसे ख़राब होता है भाई। एग्ज़ाम में अगर आपके सवाल छूट जाएं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए स्पीड होना चाहिए। राइटिंग स्किल का तात्पर्य क्या होता है, आंसर को कितने रचनात्मक तरीके से आप लिखते हैं। जो फैक्ट्स पूछा गया है वो क्लियरली दिख रहा है अगर चेक करने वाले को, तो ऊपर से नीचे एक नज़र में पढ़ करके नंबर बिठा करके आगे बढ़ जाते हैं। जितना ज़्यादा उलझाएंगे आप उसको अपने आंसर में, उतना ही ज़्यादा कम मार्क्स देगा वो, कि उलझा रहा है ये। तो ये कमियां हैं, ये सीखना है आपको। ये सीख मिली है कि तैयारी पूरी करनी चाहिए, आधा अधूरा तैयारी नहीं करना चाहिए, देखा देखी वाला तैयारी नहीं करना चाहिए कि बगल का रूममेट भी प्रीलिम पढ़ रहा है इसलिए मैं भी प्रीलिम पढ़ूँ साल भर। फलाने भैया ने बोला है प्रीलिम पढ़ो, मेंस तो पीटी के बाद होगा ना। पीटी ही नहीं निकल रहा है तो मेंस कहाँ से होगा, तो फिर आप कहीं के नहीं रह पाएंगे। इसको ज़रूर याद रखिएगा। सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया है, आप ही लोगों के लिए वीडियो बनाया था, छोटा सा वीडियो है। अगर कुछ मेरी बातों का बुरा लगा हो तो पहले से ही मैं सॉरी बोल देता हूँ। वैसे कुछ भी ऐसा ख़राब तो मैंने नहीं बोला है। मैं एज ए मेंटोर आपके दर्पण का काम ही करूँगा, आपकी कमियों को, आपकी खामियों को आपके मुंह पर बताऊँगा ताकि आप सुधार कर सकें, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। प्रीलिम मेंस के रिजल्ट के अगले दिन आप मुंह लटका करके घूम ना रहे हों, है ना, क्योंकि आपके रिजल्ट से पूरा आपका परिवार जुड़ा हुआ होता है। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। पढ़ाने का वीडियो बनाना था, अब नेक्स्ट वीडियो उसी का होगा। पढ़ाते हैं अब 71 मेंस के लिए अब टारगेटेड शुरू करेंगे, जिसमें 71 मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक आएंगे 72 के साथ साथ। ओके, थैंक यू सो मच।